चलो अभी डीपीपी करेंगे तब हो ही जाएगा ये ना, अगर इसमें है तो। 23 और इसमें क्या है, 49 नहीं है। चलो भाई देखो इधर 49 नंबर वाला क्वेश्चन, हाफ लाइफ दिया हुआ है 49 में 30 मिनट्स। मुझसे बोला जा रहा है वो टाइम बताओ, टाइम टेकन बिट, अच्छा ये वही क्वेश्चन है 48 जैसे ही। 40% और 85% के बीच में कितना डीके होगा, वो भी अभी थोड़ी देर बाद में 48 के साथ में कराएंगे फिर तो। 45 में क्या है, 45 वाले में देखें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। जब भी पेपर में दिख जाए करेक्ट, इनकरेक्ट या फिर इज नॉट या आर नॉट, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसके नीचे अंडरलाइन गोला बनाया करो। सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि जब तुम मान लो इनकरेक्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त यहाँ पर एक सर्कल बनाया करो, अलग दिखेगा। क्योंकि अगर तुमने पहला ऑप्शन पढ़ा और तुम्हें सही लगा तो तुम सही समझ के उसको टिक कर दोगे। कई बार होता है ये, फिर बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई, हमें ये सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, उसके कारण गलत हो जाता है। तो जब लिखा हुआ नॉट दिख जाए तो उसको सर्कल करो। इनकरेक्ट पूछा हुआ है बी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। अच्छा बी वाला जो देखो, बी वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि -x एक्सिस पर सबसे बड़ी वैल्यू है -x पर बी के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की है, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जरूर सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट गिरी होगी, और ज्यादा एनर्जी की लाइट गिरी होगी यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होगी। तो बी बीम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये तो क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय बी हैव द मोमेंटम ग्रेटर देन सी एंड लेस देन ए। बी से जो मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन में m तो सबके लिए सेम होगा, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे सी वाला हो, सबसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबका मास सेम। लेकिन जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। तो स्पीड ज्यादा, m तो सबका सेम, तो मोमेंटम से ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी है, बी की, तो उसकी ए से तो कम नहीं हो सकती, इसलिए ये सही, ये क्या है, सही है गलत है, गलत है, तो इनकरेक्ट में ये आ जाएगा। ए बीम के लिए हाईएस्ट रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, ए में करंट ज्यादा करंट है यानी कि ज्यादा फोटोन निकल रहे होंगे। सी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सी वाले के लिए देखें, क्या सी वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्स नेगेटिव एक्स पे सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सबसे कम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और कम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी कि कम एनर्जी, और कम एनर्जी गिरी होगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। कंसेप्चुअल हो गया सारा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन नहीं ये 4 है एक तरह से। 46 वाला हो गया क्या, मैग्नेटिज्म भी डाला है, इलेक्ट्रो भी डाला है, और डी ब्रोगी का क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का। किसी को दिक्कत है क्या 46 में, और कोई 48 49 के अलावा, ये हम यही रख रहे हैं। हाँ कौन से नंबर तक पहुंचे थे हम, 14 तक हो गया था, अरे 15 तो बहुत आसान है। अच्छा हमने जो लास्ट क्लास के अंदर कुछ रिलेशंस देखे थे, वो रिलेशन किस किस के लिए थे, एक तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए, एक एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी के लिए, और एक मास के लिए भी। यार ये कम हो रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी कम होगी, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं तो ये सबका रिलेशन एक जैसा ही आया था। अच्छा हाफ लाइफ के फॉर्म में क्या मैं इसको n0 ये लिख सकता हूँ, या फिर n0 अपॉन e टू द पावर n लिख सकता हूँ, और ये दोनों आए कहां से थे, जो जनरलाइज फॉर्मूला था e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्या इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर n r0 e टू द पावर n, और यहां पर भी m0 2 टू द पावर n m0 e टू द पावर n। बस इसी पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, बस तरीके हैं सॉल्व करने के। 15 नंबर में बोला जा रहा है रेडियो एक्टिव का मास जो है t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 या मतलब कौन सा मास, इनिशियल एक्टिव मास m0, जैसे n0 था r0 था, वैसे कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल, 2 हाफ लाइफ, 2 मीन लाइफ। यार कौन किस फॉर्म में आंसर निकालना चाहिए, मीन लाइफ। तो क्या मैं यहां से किसी भी इंस्टेंट पर जो मास आएगा वो m0 e टू द पावर n, n कितना है
2। यार ये वैल्यू पता है क्या 1/e², 0.135 m नॉट की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 1.35, इतना एक्टिव रहेगा। या फिर एक मीन लाइफ 10 है, एक मीन लाइफ के बाद में चेंज कितना होना है 63, तो बचेगा कितना 37, यानी कि 3.7 ग्राम। अब उस 3.7 का भी 3.7 बचेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आने वाला। अगला करो, 14 जैसा है, 16 नंबर। 16 नंबर के अंदर बोला गया है कि हमारे पास में 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हैविंग द अमाउंट इन रेशियो ऑफ 2/1। अच्छा, ये नहीं बोला है कि यार वो इनिशियल है। अच्छा सोचो, हमारे पास में पहले 1 लाख एक्टिव न्यूक्लियाई है और ये इनिशियल है, तो ये क्या है N0, इसकी हाफ लाइफ है 2 साल, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 50,000। वो नहीं दिया होता, 1,50,000 दिया होता, तो अभी भी बता सकता हूं कि अगले 2 साल में कितना होना है। तो चाहे वहां का दे, चाहे यहां का दे, चाहे कहीं और का दे, हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। हम जरूर थोड़ी ना इनिशियल से माने, हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है 16 में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का रेशियो 2/1 है, हाफ लाइफ दिया हुआ है 16 और 12, लाइन नहीं, हाफ लाइन्स नहीं है, हाफ लाइफ है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी आफ्टर 2 दिन। अच्छा 2 दिन मतलब 48 आवर्स, और 48 आवर्स के हिसाब से पहले वाले सैंपल में कितना हाफ लाइफ आएगा 4, और दूसरे वाले सैंपल के लिए 3। तो और पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई किसी 2 दिन के बाद में, क्या लिखूंगा N0/2⁴ N0/2, हाफ लाइफ है तो ये 2 के फॉर्म में लेना चाहिए, ये आ जाएगा। क्या लिखे N0, इसका रेशियो 2/3। अच्छा n का रेशियो ये आ जाएगा 2⁴, 2⁴ यार ये तो 2/1, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हमने 14 पढ़ लिया। ये आ जाएगा 2⁴/2⁴, इट्स 1/1। सेवनटीन भी इजी है। 17 नंबर देखे यार, मास वाला है, कोई बात नहीं, रेडियो एक्टिविटी में मास हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो, एक्टिविटी हो, सब सेम ही चलता है, बस नोटेशन चेंज होता है। यार हाफ लाइफ दिया हुआ है 3.8 और टोटल टाइम बोला जा रहा है 19 डेज, 3.8 डेज। यार डिविजिबल है क्या? तो यार हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएगा 19/3.8। यार ये तो लगभग क्या फिक्स 5 आया। तो मास की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इनिशियल मास और हाफ लाइफ के फॉर्म में 2/n, चाहे तो इधर ले जाएंगे तो वो एक्टिव फ्रैक्शन बन जाता है, लेकिन हमें तो मास पूछा है। ये वाली वैल्यू है 10.24/2⁵ 2⁵ कितना होता है 32। अच्छा इसको नीचे ले जाए इधर, यार ये 32 का स्क्वायर ही होता है, तो यह जाएगा 0.32 ग्राम। एटीन 19 सेम वेराइटी। अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे कि कहां तक, तो 18 का आंसर कितने लोगों का आया है? यार ये गड़बड़ है ना, 10⁻24 लिखा हुआ है। ये तुमने अज्यूम किया है या फिर? अच्छा 18 में जो वैल्यू दी हुई है उसको ऐसा करना, क्योंकि ये 2 की पावर समथिंग में यही आता है, वो 10⁻24 नहीं करना 18 में। चलो देखो ये वैरायटी भी काफी अच्छी है, कुछ नहीं दिया होता है तो उससे भी निकाल लेते हैं। 18 नंबर देखें। अच्छा अप्रोच क्या है, क्वेश्चन जो दे रहा है वैसे वैसे चलते हैं। और t = 0 पर, यार हमने काउंट पर सेकंड बोला था, यार किसकी यूनिट थी? एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, यानी R या A की। तो इनिशियल t = 0 पर इनिशियल एक्टिविटी है 1024 काउंट पर CPS, काउंट पर सेकेंड। t = 5 पर
जो आज अब आर नॉट तो नहीं हो गए तो 5 सेकेंड हो गए, ये आ रहा है 32 CPS। यार इससे कुछ पता चलेगा क्या? अच्छा, एक हाफ टाइम में कितना? 512 512 एक हाफ टाइम में। फिर अगले हाफ टाइम में 256, तीसरे हाफ टाइम में 128, चौथे हाफ टाइम में 64, पांचवें हाफ टाइम में, यानी कि 5 हाफ टाइम लगे होंगे यहां से आने में। 5 हाफ टाइम में टोटल टाइम कितना लगा? 5। तो एक हाफ टाइम कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड, यानी कि हाफ लाइफ है 1 सेकेंड। और उसमें बोला है t = 7 पर बताओ। तो यार अगले 1 सेकेंड में 6 पर कितना आएगा? 16, और 7 पर कितना आएगा? 8। लो हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना चाहो तो। पहले इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं कि हाफ टाइम कितना है। जब ऐसी वैल्यूज दिख जाए ना, यानी 2 टू द पावर वाले से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम हाफ करते जाओ, हाफ लाइफ सॉल्व करवा देगा। तो स्टार्टिंग में यार यहाँ पर ये r की वैल्यू r0 हाफ लाइफ के फॉर्म में मुझे लग रहा है यार 2 टू द पावर 5 है और ये 2 टू द पावर 10 है। तो यहां पर मैं r = r0 2 टू द पावर n लिख देता हूं। ये 32 दिया हुआ है, ये 1024 दिया हुआ है 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n = यहां से कैंसिल होगा कितना? 32। 32 को क्या लिख सकता हूं? 2 टू द पावर 5, यानी कि 5 हाफ लाइफ। और 5 हाफ लाइफ है इसका मतलब, और टाइम कितना टोटल? n = 5, यानी कि टोटल टाइम 5/t हाफ = 5। तो t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के हिसाब से पहले t = 5 पर 32 था, तो 1 सेकेंड पे 16 होगा और अगले 1 सेकेंड पे 8 होगा। इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्या जरूरत आ रही है? लेकिन नेक्स्ट वाले को वर्बली सॉल्व कर पाएंगे? वर्बली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग अच्छा चलने लगता है इन चीजों से। अब अप्रोच कैसे आएगी कि यार वो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वो आधा आधा करें। 32 2 टू द पावर समथिंग में, और 1240 32 × 32 होता है, यानी कि 2 टू द पावर 10। तो यार यहाँ हाफ लाइफ का कंसेप्ट लग सकता था, इसलिए तो ये 2 के मल्टीपल में है। और 2 के मल्टीपल में है तो हाफ टाइम वाला कुछ लगा के देख लो, सेट हो जाएगा। वो इस क्वेश्चन में 19 में दिया हुआ 128। यार 128 जो है 32 2 टू द पावर 5 होता है, 2 टू द पावर 6 64 हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 128। यार ये हाफ लाइफ से हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ कहीं दिया नहीं है, फिर भी हो जाएगा। यार 3 सेकेंड में 2 तक पहुंच रहा है। पहले हाफ लाइफ में कितना आएगा? 64, दूसरे हाफ लाइफ में 32, तीसरे हाफ लाइफ में 16, चौथे हाफ लाइफ में 8, पांचवें में 4, छठे में 2 तक ही पहुंचाया उसने, यानी कि 6 हाफ लाइफ हुए हैं। लेकिन टाइम कितना लगा है? 3। यार 3 सेकेंड में 6 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ कितने की है? हाफ सेकेंड, आधे सेकेंड की। उसने पूछा t = 1 पर कितना होगा? तो t = 0 पर 128। अच्छा, 1 सेकेंड में कितनी हाफ लाइफ निकलेंगी? 2, 64 32 आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना चाहें तो कर लो फिर उसमें। तो ये वाली वैल्यू r0 2 टू द पावर n, ये 32 दिया हुआ है, ये 128 दिया हुआ है 2 टू द पावर कितना जाएगा? ये 4 टाइम्स, तो 2 to 4 ही जाएगा ना। हाँ, 2 दिया है, कितना आएगा? 64। तो 2 टू द पावर n = कितना आएगा? 2 टू द पावर 6। तो n की वैल्यू 6। ये कितना आएगा? टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ = 6। तो t हाफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ सेकेंड। तो हाफ सेकेंड है, तो t = 0 पर 128 था, तो t = आधे सेकेंड पर 64 आएगा, और t = अगले आधे में यानी कि 1 पर 32। ये आंसर आ गया। इसको भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। चलो यार 20 नंबर पढ़ो, एक बार रीड करो क्या है 20। MCI क्या है? क्यूरी जो होता है, क्यूरी उसको CI लिखते हैं। क्यूरी जो यूनिट हमने बताया 3.7 10 टू द पावर 10 DPS, उसको लिखते हैं CI। M आगे स्मॉल m लिख दिया, इसका मतलब क्या है? मिली क्यूरी।
चलो 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन किसी का है? 1/2 लैम्डा, बहुत बढ़िया। 1/2 लैम्डा, एक मिनट, ईमानदारी, नीट और जेईई मेंस कितने लोगों ने जो 20 तक कहा था किए हैं सही में? 3 4 20 तक कर लिए, सॉल्व किए हैं, मतलब घर पे जब मैंने परसों बोला था। फिर तुम्हारा कैसा है, अभी क्या है? 4 लोगों ने किया, तो मतलब आंसर आना नहीं आना वो नहीं बोल रहा हूं, किए हैं, चाहे वो गलत ही है, फिर भी बहुत कम है। डिफरेंस खुद बना लेते हैं हम, फिर बोलते हैं कि नहीं होता है। ट्राई तो करो यार, गलत ही तो होगा। इतने क्वेश्चन क्यों करा रहे? चाहता तो वो ये वाले क्वेश्चन कराता मैं, याद है 1600 वाला का है, 12 नंबर करा देता, क्योंकि वही कराए जाते हैं नोट्स में। वो जो वर्बली सॉल्व होते हैं वो टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी, तो ये बोला जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं। 20 नंबर देखें, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड, इतना डीके पर सेकंड, डीके कांस्टेंट। यार लैम्डा और 3 लैम्डा दिया हुआ है, यानी कि 2 अलग अलग होंगे, और हाँ है भी, ए और बी अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में बोला दोनों की एक्टिविटी इक्वल है, इनिशियल एक्टिविटी इक्वल है, इनिशियल, तो R0 और दूसरे का भी R0 इक्वल कर दिया हमने। क्वेश्चन में यही हिंट है, मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट होगा। कितने टाइम बाद में दोनों की एक्टिविटी का रेशो E/1 हो जाएगा? कितने टाइम बाद में, मतलब किसी टाइम बाद में दोनों की एक्टिविटी अलग अलग हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? इनिशियल तो सेम है, लेकिन जिस रेट से डीके हो रहा है वो अलग अलग है, तो थोड़ी देर बाद में अलग अलग हो जाएगी एक्टिविटी। कोई ज्यादा डीके हो जाएगा, कोई कम डीके हो जाएगा। कौन ज्यादा डीके होगा, ए या बी? कौन ज्यादा डीके होगा? बी, क्योंकि उसका डीके कांस्टेंट ज्यादा है। एक्टिव ज्यादा किस में रहेंगे? तो बस वो नॉर्मल सी चीज है। क्वेश्चन में बोला है कितने टाइम बाद में, मतलब ये R1 और R2 का रेशो E/1 हो जाएगा। अच्छा, टाइम पूछा है, लैम्डा दिया हुआ है, ना हाफ लाइफ पूछा है ना मीन लाइफ दिया है, तो फालतू में क्यों हाफ लाइफ और मीन लाइफ के चक्कर में पड़े। टाइम t निकाल लो, तो R को t के फॉर्म में लिख लें। क्या लिखेंगे? R0 अपॉन में R0 2 e⁻, a वाले के लिए लैम्डा t और दूसरे वाले के लिए 3 लैम्डा t, यही हो जाएगा। तो e है ना, देखो e दिख गया ना, तो e के फॉर्म में रखना, कैंसिल होगा ना उससे। ये वैल्यू सेम है, तो E/1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बेस सेम है? ये ऊपर जाएगा तो प्लस, इसमें भी गड़बड़ कर दोगे कुछ लोग। लो, पहली बार ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा सॉल्व कर। बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। कितना आएगा उधर पावर? e⁻2 लैम्डा t। अच्छा, इस पर e पे पावर कितनी है? बेस सेम, मतलब ये जरूर 1 की वैल्यू इतना होगा, तो t की वैल्यू आ गई 1/2 लैम्डा। इतने टाइम बाद में दोनों की एक्टिविटीज E/1 का रेशियो में आ जाएगा। अब आ रहा मजा। अगले 21 और 23 सेम है, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पढ़ो भाई, 21 तो नहीं दिया था लेकिन पढ़ो। डीके कांस्टेंट दिया हुआ है लैम्डा, एक्टिविटी A1 और A2 है, लेकिन टाइम T1 और T2 पर, मतलब T1 टाइम पर एक्टिविटी A1 है, T2 टाइम पर A1 मतलब वो R1। वो नंबर बताओ, फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डीकेड ड्यूरिंग T1। T1 पर एक्टिविटी अगर इतनी है, T2 पर एक्टिविटी इतनी है, तो T1 और T2 के बीच में कितने खत्म हो गए होंगे, ये पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि क्या पूछा जा रहा है? n, लेकिन दिया क्या है? एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी में n आता है कभी? एक्टिविटी का एक तो तुम्हें लग रहा होगा यार वो हाफ लाइफ वाला लगा लो, मीन लाइफ वाला लगा लो। क्वेश्चन में कहीं हाफ लाइफ मीन लाइफ दिया नहीं है, तो लगा भी लोगे तो शायद अटक जाएगी गाड़ी। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? n। और a के फॉर्मूले में कहीं n भी आता है क्या? a = n लैम्डा, वो लगेगा। n चाहिए ना, a = n लैम्डा लगेगा, तो वो चल। अच्छा, आंसर किस फॉर्म में आएगा? देखो, T1 - T2
A1, A2 और लैम्डा, ये तीन ही चीजें, शायद इनमें से किसी न किसी फॉर्म में आंसर आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल भी नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ डालेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, कुछ वेरिएबल नहीं हो सकता। तो पहले वाले केस में जब टाइम की वैल्यू t1 है तो एक्टिविटी कितनी दी हुई है, A1। क्या मैं A1 को, क्योंकि n निकालना है तो n के फॉर्म में क्या n इंटू लैम्डा, ये n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव या डिकेड, एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये क्या है, माइनस में dn बाई dt, माइनस में dn बाई dt प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, फिर ये हटाते हैं तो लैम्डा आता है, यानी कि एक्टिव न्यूक्लियाई है। अच्छा, एक टाइम t2 भी है, वहां पर एक्टिविटी कितनी है, A2। क्या A2 को n2 इंटू ये, अच्छा एक टाइम पर इतने एक्टिव थे, इस टाइम पर इतने एक्टिव है, अच्छा ये एक्टिव है कि ये एक्टिव है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं तो वो डीके हो गए होंगे। मान लो पहले मेरे पास में एक्टिव थे 100, थोड़ी देर बाद में एक्टिव हो गए 70, तो जो दोनों का डिफरेंस 30 वो डीके हुए होंगे। तो वो जो डीके हुआ वो इस टाइम इंटरवल में तो डीके हुए, क्योंकि उसमें T1 पर इतना एक्टिव था, T2 पर इतना एक्टिव था, तो इन दोनों का, इन N1 और N2 का डिफरेंस ही इस टाइम इंटरवल का डीकेड वाला पार्ट होगा। तो यहां से N1 की वैल्यू मैं निकाल लूं A1 अपॉन लैम्डा, यहां से एक्टिव की वैल्यू निकाल लूं A2 अपॉन लैम्डा। ये एक्टिव एक्टिव है, तो जो डीकेड होंगे बिटवीन T1 एंड T2 वो आएगा N1 और N2 का डिफरेंस। मुझे नहीं पता है कि T1 बड़ा टाइम है या T2 बड़ा टाइम है, ये जनरलाइज फॉर्म में, तो मैंने यहां पर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो A1 अपॉन लैम्डा माइनस A2 अपॉन लैम्डा, यानी कि A1 माइनस A2 अपॉन लैम्डा, ये आंसर आ गया A1 A2 और लैम्डा के फॉर्म में। इसके बाद में 22 नहीं 23 करना है। दस से लेकर 20 वाले क्वेश्चन इजी थे, ये वाले क्वेश्चन फिर से अच्छे वाले बन गए, लेकिन एक बार कर लेंगे तो इसी पैटर्न पर आएगा। मैंने पहले ही बोला है, इसके अलावा कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो इन्हीं को रिपीट करना है प्रैक्टिस के लिए। गलत होगा लेकिन करो ट्राई, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो देखो, कोई बात नहीं, मुझे ट्राई करवाना था, जो गलतियां गलत सोच सकते थे वो सोचता था। आंसर आना नहीं आना वो बात अलग है, पहली बार कर रहे हैं तो कैसे आ जाएगा, अगर आ जाता तो यहाँ क्यों बैठे होते, पेपर तो पहले ही था ना तुम्हारे पास में, घर पे कर लेते हैं इसे। हाफ, अरे कहाँ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है इस बार 100 डेज। मुझसे बोला जा रहा है टाइम इंटरवल T2 और T1 कितना होगा, बता सकता है कौन सा टाइम बड़ा है T1 और T2 में से? ऑब्वियस सी बात है, वरना बड़ा नहीं होता तो फिर ऐसे क्यों लिखते, माइनस में आती वैल्यू है ना, तो T2 बड़ा होगा तभी है। उसने बोला है T2 पर जब टाइम T2 है तो DF दिया हुआ है 2/3, तो इससे AF आ जाएगा क्या, 1/3, मतलब एक्टिव फ्रैक्शन इतना। T1 टाइम पर DF दिया हुआ है 1/3, यानी कि AF आ जाएगा क्या, 2/3। यार यहाँ एक्टिव फ्रैक्शन 67% है और यहाँ 33% है, यानी कि यहाँ एक्टिव ज्यादा है, यानी कि ये टाइम कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ये टाइम कम होगा, ये टाइम ज्यादा होगा, तभी तो T2 माइनस T1 पूछा। यार अब इसको टाइम हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ का कुछ ना कुछ तो यूज होगा, उस फॉर्म में निकालना। अब टाइम निकालना है, पहले तो उस टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने थे नंबर्स, अब वो टाइम ही निकालना है। अरे ये कैसे करें, हाफ लाइफ दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एक्टिव फ्रैक्शन 1/हाफ लाइफ के फॉर्म में T1 लिखूं या क्या लिखूं, 1/N1 आता, N1 की वैल्यू क्या आती है, टोटल टाइम अपॉन T12, तो ये टोटल टाइम अपॉन T12, अब सही है N। दूसरा वाला T2 है, T1 अपॉन ये इसका N आ गया। या दोनों को डिवाइड करें, अच्छा अब इसमें से T1 और T2 का माइनस कैसे लेंगे, ऐसे नहीं आ सकता क्या, ये से डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो माइनस ऐड हो जाते हैं,
साइन अपोजिट हुआ तो एक्चुअल में तो ऐड हुआ, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। शायद वैसे ही हो जाएगा। अगर इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर दें 1/2, तो 1/2 करने पर तो 3 कैंसिल, कितना आएगा 1/2। अच्छा यहाँ क्या आने वाला, ये नीचे चला जाएगा t टू द पावर ये 100, और ऊपर वाला ये वाला ऊपर चला जाएगा t1 की पावर 100। अब इसको नीचे ले जाते हैं, क्या ऐसे लिख दूं, क्या उल्टा करके, उल्टा कर दिया, ताकि जब ये ऊपर जाएगा तो t2 माइनस t1, ये लिख लिया क्या, ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है भाई, मैं चीजें छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि आ जाए तो फिर कोई भरोसा नहीं इतने क्वेश्चंस करने का कि एक ही छोड़ा वो, इसलिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आ जाएगा तो सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए नोट्स में करा रहे हैं ताकि कम से कम जो क्लास में वो तो कर पाए। अब इसको क्या करेंगे 2, अच्छा ऊपर जाएगा t2/100 इंटू माइनस में t1 अरे बेस सेम होता है तो ऐड हो जाता है। अच्छा ऐड करेंगे तो लेकिन तो माइनस है, तो क्या एक्चुअल में क्या होने वाला है t2 माइनस t1/100। इस पे पावर कितनी है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो इक्वल आ रहा है, यानी कि t2 माइनस t1/100 इक्वल्स टू 1, यानी कि t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 100 डेज। यूनिक क्वेश्चंस है। रेडियो एक्टिविटी के मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, नहीं दिए, मॉड्यूल कोई लाया, कोई भी एक 22 क्वेश्चन को 22 को स्टार मार्क कर लें। बहुत बार आया, 3-4 बार, कब रिपीट हो जाए, सेम वैल्यूज आती, कब रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब रिपीट हो जाए कोई भरोसा नहीं है, सेम वैल्यूज के साथ में है, आंसर भी फिक्स है 4.2। 22 पेज नंबर 62 में, मॉडर्न फिजिक्स में पेज नंबर 62 में 47 से लेकर 87 तक कर सकते हैं 40 क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है सब वर्बली सॉल्व होंगे, हमने अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो वो कुछ नहीं। यार 22 की कहानी समझे, बहुत मजेदार क्वेश्चन। 22 की कहानी समझे, समझ लिया तो कुछ नहीं। 22 में दिया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप X इतना है, हाफ लाइफ दिया हुआ X का, इंडिकेट टू Y विच इज स्टेबल, वो स्टेबल है, मतलब X जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Y में। अच्छा फिर वो Y आगे जाएगा क्या, क्योंकि स्टेबल है। अच्छा अगर Y का डीके कांस्टेंट पूछा जाए तो हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये नहीं लिखा है आपने, इनफाइनाइट। 63% डीके चेंज कब होगा, कभी नहीं होगा, स्टेबल है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। उसने बोला है एक हमने कोई रॉक है, कोई केव से, किसी गुफा में से सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर हमें पता चला वो जो x और y की अभी बात कर रहे हैं ना, उसमें x और y मिले हैं। अच्छा x और y मिले हैं उसमें, तो स्टार्टिंग में जब वो रॉक बनी होगी तो पहले क्या होंगे वहां x, लेकिन x और y मिले हैं, यानी कि वो x y में कन्वर्ट होता गया है, x y में कन्वर्ट होता गया है। उसने बोला कि जो x और y का रेशो है वो 1/7 है, x और y का रेशो 1/7 है। बता सकते हो y कितना है, 7। स्टार्टिंग में ये y जो थे वो पहले क्या थे, 0, और x कितना था, 8। अरे t इक्वल्स टू 0 पर x जो था वो 8 होगा ना, उसमें से ही तो यहां ये y में कन्वर्ट हुआ है, तो x 8 से कितना पहुंच गया, 8 से 2 टू द पावर समथिंग लग रहा है 8, तो 8 से 4 1 हाफ लाइफ, 4 से 2 हाफ लाइफ, 2 से 1 3 हाफ लाइफ में ये काम हुआ होगा। उसने पूछा है कि जो सैंपल है उसकी उम्र कितनी है। अरे 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ में तो 8 से 1 हो गया होगा वो,
क्योंकि जब वो बनी होगी रॉक तब उसमें x था, और जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं वो 1/7 बन गया, उसमें x इतना 1 था। तो यानी कि यार ये 8 कैसे था, कह रही है 7 भी तो पहले यही था, तो पहले वो 8 था, 8 से 1 बन गया, 3 हाफ लाइफ में 8 से 1 बनेगा, 3 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितनी है 1.4 इंटू 10⁹, तो 3 हाफ लाइफ हो जाएगी 4.2 इंटू 10⁹, यही उसकी उम्र है। अरे आफ्टर टी टाइम x जो है वो 1 आ गया, तो x से 1 में पहले तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि 3 हाफ लाइफ आएंगे, और 3 हाफ लाइफ यानी कि 1.4 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁹। फॉर्मूला लगाओ चाहे कुछ भी करो आगे ऐसे। लो बरवली एक बार देखो इस चीज को, एक क्वेश्चन इधर देखो यार, एक युवराज का सैंपल लिया हमने, कितनी उम्र है यार तुम्हारी, 80 17 नहीं, वैल्यूज मैच नहीं कर पाएंगे। ए और बी ले ले, एक हम लेते हैं यार, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है वो स्टेबल है। हमने किसी इंस्टेंट पर देखा यार ये 1/15 का रेशो है, 1/15 का रेशो मिला किसी सैंपल में। यार ये 15 जो है वो आए कहां से होंगे, ए से, तो ए पहले कितने थे 16 से कितना आ गया 1, कितने हाफ लाइफ 4, अगर हाफ लाइफ दी होगी तो पता चल जाएगा 4 हाफ लाइफ यानी कितना टाइम हो गया स्टार्टिंग से लेकर जब चेक कर रहे हैं, वो एज आ जाएगी उस चीज की। इसके बाद में थोड़ा इजी वाला 26, या 2 सैंपल्स दिए हुए हैं ए और बी 26 में। मीन लाइफ के बारे में कुछ पता है क्या, वैल्यू क्या होती है मीन लाइफ की 1/λ। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है मीन लाइफ का, वो टाइम जिसमें चेंज 63% का है। क्या दोनों का इनिशियल सेम है क्या, देख लो किसमें 63% जल्दी हो गया होगा या लेट हुआ होगा। अच्छा ये ग्राफ हाइपरबोला है, क्या है, ये क्लास 11 में कल पेपर में दिया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की है, और मैंने बताया भी था ये क्लास में, तुम्हारी क्लास में बताया था। एक्सपोनेंशियल है, हाइपरबोला क्यों नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं, वो वाई एक्सिस पे टच नहीं करता, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी चीज़ है उसके 0 पर वो वैल्यू इनफाइनाइट होती है, टच नहीं करता। मुझसे बोला गया यार ये यहाँ पर कुछ ऐसा है। अच्छा इस टाइम पर यहाँ देखो, अबे ये किसने लिखा हुआ है यार, ये पेन से क्यों लिख दिया, ये जो होता है ये होता क्या है इस ग्राफ में, यहाँ पर यहाँ वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल में, गड़बड़ लिखा है, चेंज करना उसको, एन कर दो इसको, एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर या नंबर ऑफ डिकेड है या एक्टिव है, ये डिकेड तो यहां से स्टार्ट होता है नीचे से, ये एक्टिव है। अच्छा इस टाइम पर कहां एक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा है, ए में या बी में, जिस भी गिवन टाइम, ये मैंने टाइम ले लिया टी डैश, इस टाइम पर ए पर एक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा है या बी पर, यानी कि ए जो है वो धीरे धीरे डीके हो रहा है, सेम टाइम में बी वाला ज्यादा कम हो चुका है, मतलब बी तेजी से डीके कर रहा है, और बी अगर तेजी से डीके कर रहा है तो बी की मीन लाइफ कम है, वो 63% चेंज जल्दी कर लेगा।
हाफ लाइफ पूछा जाता तो भी बी का ही होता, 50% भी जल्दी करता हूं। तो आंसर आएगा सेकंड। कितना बच रहा है? 24 और 25। यार ये मजेदार क्वेश्चन। ये दो वैरायटी एकदम सबसे अलग, थोड़ा अलग सोचना भी पड़ेगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नोटेशन में कैसे लिखते हैं? माइनस dn बाय dt। यूनिट क्या है? पर सेकेंड। इमिशन, एक तरह से इमिशन ही तो है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके कि पर सेकेंड इतना इमिट कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 24 में कैलकुलेट रेडियो एक्टिव क्या पूछ रहा है? अच्छा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लैम्डा पहले लिख दिया उसने। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा पूछा जा रहा है। इफ 6.03 into 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय 10 ग्राम ऑफ रेडियम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने अल्फा निकल रहे हैं ये वैल्यू दी हुई है। पर सेकेंड किसी भी चीज का इमिशन, ये क्या वैल्यू है? रेट ऑफ डीके माइनस dn बाई dt। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ना, बस यही पहचानना है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 25 में यार ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और इसकी वैल्यू है 20। अरे यार ये दिया हुआ है पर सेकेंड, ये मेरे ख्याल से है अल्फा पर सेकेंड। अच्छा, बीटा बोला जाता इतने बीटा पर सेकेंड निकल रहे हैं तो वो भी तो यही है। इतने प्रोटॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं वो भी यही है। इतने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो भी यही है। पर सेकेंड जो भी है वो ये वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है। क्या है इसमें कहीं लैम्डा छुपा हुआ है? हाँ, यहाँ एन लैम्डा इक्वल्स टू 6.023 10 to the power 10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास और मास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई निकाल लोगे क्या? यार ये इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? मोल्स कितने? मोल क्या होता है? n अपॉन n है। क्या नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू n है? तो यहां से आ जाएगा n इंटू n है, क्योंकि वहां क्वेश्चन में केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिकल मोल कंसेप्ट 4-5 बार पढ़ लिया होगा। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना है? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 226 ग्राम में होता है। Na की वैल्यू 6. अरे इसलिए तो दी थी ये वैल्यू, इनटू लैम्डा 6.023 10 to the power 10। ये वैल्यू गई। -22.6 इधर गया, -13 2.26। सही लग रहा है क्या? देखो तो यही आ रहा है, ये आ रहा है -13 -12 है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, 48 और 49 कर लोगे ना? अब तो हो गए, वो इसमें ही हो गए। नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ। कल से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये रेडियो एक्टिविटी था लास्ट। इसमें 25 यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स में आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है। चलो भाई, हमारे पास में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी मीन लाइफ दी हुई है टी। ये अलग चीज देखो, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि ये 24 में उसने अल्फा निकाला तो अल्फा के लिए ये लैम्डा आ गया। अगर वो बीटा निकालता तो बीटा यही आता। अच्छा, एक पार्टिकल जितने अल्फा निकालेगा क्या उतने बीटा निकाल रहा होगा? अलग अलग उसके डिपेंड करता है, वो सेम हो भी नहीं सकते। तो अल्फा के लिए अलग लैम्डा आया,
बीटा के लिए अलग आता है। अगर कोई अल्फा निकाल रहा है तो उसका उस एक ही सब्सटेंस का डीके कांस्टेंट मतलब अल्फा को निकालने का डिसइंटीग्रेशन रेट, अल्फा को निकालने की रेट अलग आती है। बीटा के लिए निकालता तो बीटा के लिए अलग आती है, और दोनों एक साथ निकालता तो दोनों का सम आता कि 1 सेकंड में इतने अल्फा 1 सेकंड में इतने बीटा, तो एक लैम्डा इसके हिसाब से है, एक लैम्डा इसके हिसाब से है, तो नेट लैम्डा कुछ और आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मीन लाइफ जो है वो T1 और T2 है। अल्फा के लिए T1 है एक ही की, और बीटा के लिए T2 है। अगर दोनों के दोनों एक साथ ही इमिशन साइमल्टेनियसली एक साथ ही हो रहे हैं, जो हमने बात की अभी एक साथ हो रहे हैं, तो मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट क्या होगा? क्या डीके कांस्टेंट अल्फा वाले के लिए ये लगा दूं और बीटा वाले के लिए ये लगा दूं, अल्फा के कारण ये, बीटा के कारण ये, टोटल एक साथ हो रहा है तो सीधा सीधा सब टोटल बीट ये आएगा। लेकिन क्या ये दिया हुआ है क्या? तो इस फॉर्म में आंसर नहीं। मुझे ये निकालना है इसका लास्ट पार्ट, तो डी के कांस्टेंट क्या होगा? तो यार क्या मुझे ये पता है टी मीन लाइफ एवरेज वाली वैल्यू जो होती है वो 1/λ होता है। तो यार इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह 1/T1 और इसकी जगह 1/T2। कितना आ जाएगा? T1 T2 T1 प्लस T2। अच्छा डायमेंशनली क्रॉस चेक कर लो, अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अच्छा एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया? दोनों का एवरेज लैम्डा, दोनों के एक साथ में। एक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, इस पूरे के लिए मीन लाइफ क्या होगा? क्या पूरे के लिए लैम्डा ये है, दोनों एक साथ हो रहे हैं? क्या इसमें टोटल मीन लाइफ भी छुपी हुई होगी? क्या यहां से भी इसको 1/T लिख दूं? तो ये आ जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2। तो एलसीएम वगैरह लो, उल्टा करो तो ये आ जाएगा T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ये एक आंसर आएगा, ये दो आंसर आएंगे। अच्छा क्योंकि एग्जैक्ट यही अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा। कैसे बिना सॉल्व करे करेंगे? क्या मीन लाइफ जो आई फाइनल उसकी यूनिट सेकंड में होना चाहिए? इसकी यूनिट सेकंड स्क्वायर, सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये क्या आया? नेट लैम्डा, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? पर सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो इस पता चल जाएगा कौन सा किसके लिए होगा, लैम्डा के लिए कौन सा होगा, टाइम के लिए कौन सा होगा। यह हमारा रेडियो एक्टिविटी खत्म हुआ। पूरा क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट क्लास से न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, हर एक छोटे छोटे टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है इसके।